ओके डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर डॉक्टर फैज आलम। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है लेज़र। लेज़र एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लाइट का एम्पलीफाई होना बाय विच प्रोसेस, बाय विच मेथड, बाय विच मैकेनिज्म, थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी लेजर के अंदर हम ऑप्टिकल लाइट, विजिबल लाइट को एम्पलीफाई करेंगे थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो सारे का सारा जो की पॉइंट होगा हमारा, जो कोर ऑफ द लेजर होगा, लेजर एक्शन कैसे अचीव होगा, लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी, वो स्टिमुलेटेड इमिशन है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने से पहले हम थोड़ी बहुत लेजर की हिस्ट्री पे जाते हैं कि ये लेजर कैसे डेवलप हुआ और किसका आइडिया था और आज लेजर हम तक कैसे पहुंच रहा है। तो 1917 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि लाइट को एम्पलीफाई किया जा सकता है थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन, लेकिन उसने मैकेनिज्म नहीं बताया, उसने डिटेल वर्जन नहीं दिया कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या तरीका कार होगा, क्या प्रोसेस होगा। 1917 में आइडिया फ्लोट हो गया। अब 1952 में, आफ्टर 1917, 1952 में प्रोकोहा, टोनेस और एनजी बेसो ने फर्स्ट टाइम मेजर कंसेप्ट दिया। इट वुड मीन दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मेजर। याद रखें, ये लेजर नहीं है, मेजर प्रिंसिपल दिया कि माइक्रोवेव को एम्पलीफाई किया जा सकता है थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन। व्हाट इज मेजर? माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी इन तीनों साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली 1952 में माइक्रोवेव की एम्पलीफिकेशन बताई थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इस तरह फिर 1958 में टोनेस, शैलो और बेसो प्रोकोहम ने लेजर प्रिंसिपल रेगुलरली डेवलप कर लिया। यानी लेजर कैन बी, लेजर के अंदर लेजर को एम्पलीफाई किया जा सकता है थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कि लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन का जो प्रिंसिपल था उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इंट्रोड्यूस किया 1958 में। जब लेजर का प्रिंसिपल 1958 में डेवलप हुआ, 2 इयर्स लेटर ऑन 1960 में फर्स्ट लेजर प्रोड्यूस हो गया, इन्वेंट कर लिया गया। इस लेजर का नाम था रूबी लेजर, और इन्वेंटर जो है वो थे थियोडर मेमन। यानी मेमन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप्ड और इन्वेंटेड द फर्स्ट रूबी लेजर। दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट लेजर। ये रूबी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसका टाइप्स ऑफ लेजर के अंदर हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट लेजर क्या है, गैस लेजर क्या है और लिक्विड और सेमीकंडक्टर लेजर क्या है। तो 1960 में पहला लेजर दुनिया के सामने आ गया। फिर 1961 में एक मुस्लिम साइंटिस्ट था तुर्की का, अली जैमन। इसने अपने दो कोलीग बेनियन और हैरियट के साथ मिलकर फर्स्ट गैस लेजर इन द फॉर्म ऑफ हीलियम नियॉन लेजर डेवलप कर लिया। यानी अली जैमन ने 1961 में फर्स्ट गैस लेजर इन्वेंट किया। यू लेजर की हिस्ट्री 1917 से जो आइंस्टाइन के स्टिमुलेटेड इमिशन के आइडिया से डेवलप हुई, करते करते 1960 और 61 में अल्टरनेटिवली 2 इयर्स के अंदर पहला सॉलिड स्टेट लेजर और फिर 1 ईयर लेटर ऑन गैस लेजर डेवलप हो गया। तो इस तरह करते करते फिर सेमीकंडक्टर लेजर, फिर सेमीकंडक्टर के अंदर डिफरेंट टाइप्स, फिर एक्सरे लेजर, फिर इलेक्ट्रॉन गैस लेजर। तो ये मुख्तलिफ लेजर है। तो अब हम आते हैं कि लेजर लाइट जो है इसको हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन लेजर लाइट? लेजर को डिफाइन कैसे करेंगे? वो तो एब्रीविएशन था। याद रख लें, जो ऑर्डिनरी सोर्सेज होते हैं, लाइट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, ट्यूब लाइट है, या एलईडी है, या एनर्जी सेवर है। जब नाइट टाइम में, डार्कनेस में हम इन सोर्सेज को ऑन करते हैं तो इससे जो लाइट प्रोड्यूस्ड होती है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है, डिफरेंट फेजेस होती हैं, मोनोक्रोमैटिक नहीं होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। और 3 डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में इमिट होने की वजह से पूरे रूम में आपको जो है ना ग्लोइंग प्रॉपर्टी, यानी कमरा रोशन हो जाएगा, रूम रोशन हो जाएगा, आपको मिलेगा। लेकिन लेजर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर लेजर सोर्स हो डार्कनेस के अंदर, आपके हाथ में है,
छोटी सी ट्यूब है, उसके अंदर सेमी कंडक्टर लेजर है, आप उसको ऑन करते हैं तो लेजर पल्स जब इमिट होगी तो वो एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, यूनी डायरेक्शनल। वो आम ऑर्डिनरी सोर्सर की तरह थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन में रैंडम फेजेस के साथ इमिट नहीं होगी, बल्कि कोहेरेंट होगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, इंटेंस होगी और नियरली मोनोक्रोमैटिक होगी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम जब लेजर को डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये बोर्ड पे भी लिखी है मैंने, यूनी डायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक coherent intense beam of light produced due to stimulated emission is called laser light। इसको लेजर लाइट कहते हैं। यानी एक ऐसी यूनी डायरेक्शनल मोनोक्रोमैटिक coherent intense beam of light जो थ्रू प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस्ड हो, उसको लेजर लाइट कहते हैं। जबकि ऑर्डिनरी लाइट जो है ये स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के तहत प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें डी एक्साइटेशन होती है। स्टिमुलेटेड एमिशन ही एक डी एक्साइटेशन है, लेकिन वो एक खास किस्म की है। वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि ऑर्डिनरी लाइट में डी एक्साइटेशन क्या होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन में डी एक्साइटेशन क्या होती है। तो in order to achieve the complete laser action, there are three processes involved in it: induced absorption, spontaneous emission and stimulated emission। इन तीन प्रोसेसेस को समझना है जिसकी बिना पे आप लेजर एक्शन को कंप्लीट थारोली एक्सप्लेन कर सकोगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन से पहले हम लोग लेते हैं एक टर्म बीच में यूज होगी, पॉपुलेशन ऑफ एटम। तो डियर स्टूडेंट, पॉपुलेशन ऑफ एटम से मुराद ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट occupied by a particular energy state is called population of atom। एटम की पॉपुलेशन का आइडिया फर्स्ट टाइम मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके अंदर उसने कहा था कि एटम को किसी भी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे किसी मुल्क की पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन ऑफ पीपल, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स। तो पॉपुलेशन ऑफ एटम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो होगी उसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है m कैपिटल N इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस e ओवर kt। ये इस लेवल में नहीं है, बहरहाल मैंने अनाउंस कर दिया है। तो पॉपुलेशन ऑफ एटम ये होगी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एटम की तादाद यूनिट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो। आपके पास कोई ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर अवेलेबल स्पेस है 1 क्यूबिक मीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जितने एटम की तादाद होगी दैट ऑक्युपाई पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, जिन्होंने एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ऑक्युपाई की होगी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटम। और आम तौर पे कोई भी एटॉमिक सिस्टम जब आप लोग लेते हैं तो उसमें जो एटम्स की पॉपुलेशन होती है वो ग्राउंड स्टेट में होती है, और ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन एटम्स की एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट ग्रेटर होती है। तो ये मैंने दो एटॉमिक सिस्टम ली हैं जिसमें N1 पॉपुलेशन ऑफ एटम है ग्राउंड स्टेट की, और N2 पॉपुलेशन ऑफ एटम है एक्साइटेड स्टेट की। यानी N2 एक्साइटेड स्टेट है, N1 ग्राउंड स्टेट है। तो आप देखिए N1 इज ग्रेटर देन N2। ये अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इसको थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N2। इससे मुराद ये है कि पॉपुलेशन ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज मच मोर ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये पॉपुलेशन का कांसेप्ट। अब हम आते हैं कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। लेट अस कंसीडर एटम्स हैविंग टू एनर्जी स्टेट्स E1 एंड E2। अब एटम्स की पॉपुलेशन E1 स्टेट में ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, और एटम्स यहाँ जब मैं वर्ड्स यूज करूंगा कि एक एटॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर एनर्जी स्टेट E1 और E2 है, और E1 एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट को ऑक्युपाई करते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा होते हैं तो इस स्टेटमेंट को यूं भी कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एटम वांट्स टू रिजाइड इन देयर ग्राउंड स्टेट। हालांकि वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ एटम्स कहेंगे। तो ये ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं E1 एनर्जी स्टेट के अंदर। हम इसके ऊपर एक लाइट फॉल करते हैं, फोटॉन प्रोवाइड करती है इसको खुद से। अब इस फोटॉन की जो लाइट जो एनर्जी है वो E1 और E2 के डिफरेंस के इक्वल है।
यानी इस एटॉमिक सिस्टम पे हम एक लाइट फॉल करते हैं, एक फोटॉन फॉल करती है जिसकी एनर्जी E2 और E1 के डिफरेंस के इक्वल है। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट पर्टिकुलर फोटॉन ये इलेक्ट्रॉन E1 स्टेट से E2 स्टेट में चला जाएगा, यानी अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में ग्राउंड स्टेट के एटम ने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और आफ्टर एब्जॉर्बिंग वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसे इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बोर्ड में लिखी हुई है कि द प्रोसेस इन विच एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी, you can say absorb definite energy from incident photon and jump into high energy state is called induced absorption। अब इसको, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है बहुत सिंपल कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट एटम्स को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कैपिटल ए बी द सिंबल ऑफ एन एटम इन रिजाइडिंग इन ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट के एटम को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करती है और इसके ऊपर फोटॉन फॉल करती है, देखिए कैपिटल ए प्लस एच है। अब ये एटम क्या कर रहा है, फोटॉन को ऐड कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ग्राउंड स्टेट का एटम फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है तो इक्वल टू ए स्टार। तो वो एटम अब क्या हो जाएगा, आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट फोटॉन वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो स्टार सिंबल, कैपिटल ए के ऊपर जो स्टार सिंबल है, दिस विल रिप्रेजेंट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। तो दिस इज द इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। फिर देखें, A is the symbol of atom in a ground state। जब इसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन इस ग्राउंड स्टेट के एटम को, ग्राउंड स्टेट का एटम इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो A स्टार। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की एक इक्वेशन आ जाती है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में याद रखो, किसी भी एटॉमिक सिस्टम के ऊपर हम सोर्स से इंसिडेंट लाइट फॉल करती हैं, इंसिडेंट फोटॉन प्रोवाइड करती हैं, उस ग्राउंड स्टेट में मौजूद ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन इन फोटॉनों को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटॉनों को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट से हाई एक्साइटेड स्टेट में जंप करके जाती हैं। तो इस सारे मैकेनिज्म को इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाएगा। अब इसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन की तरफ आती है। जब एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है। याद रखो कि मोस्ट ऑफ द एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहना पसंद नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो वो फौरन डी एक्साइट होकर अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट का एक लाइफ टाइम होता है, एक पर्टिकुलर एज होती है इलेक्ट्रॉन की। वो जो लाइफ टाइम है ये इक्वल होता है नियरली 1 नैनो सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड। यानी इतना टाइम स्टे करने के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा डी एक्साइट होगा और ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ये डी एक्साइट होकर अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इन्हीं दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल वो फोटॉन एमिट करेगा। ये जो पहले फोटॉन उसने एब्जॉर्ब किया था इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन के प्रोसेस में ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन जब E2 स्टेट से E1 स्टेट में जंप करके आया, उसी फोटॉन को इसने रिलीज कर दिया। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ने इटसेल्फ डिके किया है, अपने आप को डिके होके यानी ट्रांजिशन किए E2 से E1। इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन। यानी स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या चीज है, इट इज दैट प्रोसेस इन विच डी एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब इसमें जो इसकी मैथमेटिक इक्वेशन है वो ये होगी, ए स्टार एक्साइटेड एटम था हमारे पास, क्योंकि मैंने कहा ना स्टार सिंबल रिप्रेजेंट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। ए स्टार जब एक्साइटेड एटम डिके होगा तो आपको आउटपुट में क्या देगा, फोटॉन, और ओरिजिनली आपको ग्राउंड स्टेट में एटम मिल जाएगा, यानी दोबारा से कैपिटल ए मिल जाएगा। तो ए स्टार के एक्साइटेड एटम जब डिके होता है तो आपको ग्राउंड स्टेट का नॉर्मल एटम मिल गया और साथ में आउटपुट में आपको फोटॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। याद रखना ये जितने ऑर्डिनरी लाइटनिंग सोर्स है, हाँ वो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, ट्यूब लाइट है, या आपके पास एनर्जी सेवर है, किसमें से जो लाइट इमिट होती है रैंडम डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस के तहत हो रही है, जबकि लेजर के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब तीसरा प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन का। अगर हमारे पास एक्साइटेड एटम्स हो
यानी बहुत से एटम्स हैं एक्साइटेड स्टेट में हैं, जिस तरह अभी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में बताया। तो एक्साइटेड स्टेट E2 स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। हम 10 पावर -8 सेकेंड टाइम वेट नहीं करते, यानी इतने टाइम तक इसका वेट नहीं करते, और इसको हम ग्राउंड स्टेट में ले जाना चाहते हैं। तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट करवाएंगे by using some external source, by throw a particular light on it, by supplying a particular photon or energy to it, कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है E2 में, और हम इसको E1 में ले जाना चाहते हैं। इटसेल्फ डिके नहीं होता, हम इसके ऊपर एक इनपुट फोटॉन प्रोवाइड करते हैं इसको। अब ये जो इनपुट फोटॉन हम दे रहे हैं ये E1 और E2 के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिमुलेटेड एमिशन में, जिसपे सारे का सारा लेजर एक्शन इन्वॉल्व होता है। लेजर एक्शन ही इस पर डिपेंड करता है। तो इसके वजह से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है E2 में, हम उसको स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करवा रहे हैं, वो खुद से डिके नहीं हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, हम उसके ऊपर इनपुट फोटॉन कॉल करते हैं जिसकी एनर्जी E2 और E1 के डिफरेंस के इक्वल है। जब ये फोटॉन इस एक्साइटेड एटम के ऊपर फॉल करेंगे तो ये इस एक्साइटेड स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को परटर्ब करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है डी एक्साइट होकर अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट E1 में आएगा। जब ये 1 में आएगा तो 2 और 1 के डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन एमिट करेगा। अब जो फोटॉन आपने प्रोवाइड किया वो भी 2 और 1 के डिफरेंस के इक्वल था, और डी एक्साइटेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से जो फोटॉन रिलीज हुआ वो भी 2 और 1 के डिफरेंस के इक्वल है। इट मीन ये जो दो फोटॉन आपको मिलेंगे, एक आपका इनपुट फोटॉन और एक डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन दोनों की एनर्जी भी सेम है, इन दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी दोनों मोनोक्रोमेट है और एक ही यूनिडायरेक्शनल में जा रहे हैं, यानी कोहेरेंट फोटॉन है। तो इस तरह आपने स्टिमुलेटेड इमिशन में डी एक्साइटेशन को अचीव किया बाय यूजिंग इंसिडेंट लाइट, तो आपके फोटॉन की तादाद एक नहीं बल्कि दो होगी। तो इस तरह स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में बेसिक फर्क ये आया कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी डी एक्साइटेशन होती है बाय इटसेल्फ, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में डी एक्साइटेशन हो रही है थ्रू सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। तो इस दो मुख्तसर सी डेफिनेशन है कि स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस क्या है। इट इज दैट प्रोसेस इन विच डी एक्साइटेशन ऑफ एन एटम टेक प्लेस बाय यूजिंग इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन। यह एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, इसको देखिए गौर से। The process in which incident photon interacts with atom of excited state and causes its jump into lower energy state is called stimulated emission। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट फोटॉन एक्साइटेड एटम से इंटरैक्ट करे और किस चीज को काज करे, इसका असबाब क्या होगा कि उसको डी एक्साइट करवा दे E2 स्टेट से E1 स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट तक। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कि हमारे पास एक्साइटेड एटम है A स्टार, हमने क्या दिया, इसको फोटॉन दिया A स्टार प्लस HF। तो आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिला, हमें दोबारा स्टेबल एटम मिल गया, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट का एटम कैपिटल A, और फोटॉन की तादाद कितनी होगी, एम्पलीफाई होगी, डबल होगी, 2HF, तो हमें 2HF फोटॉन मिल गई। तो याद रखने डियर स्टूडेंट, लेजर के अंदर अगर हम थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन एक एटॉमिक सिस्टम लें जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हों, यानी पॉपुलेशन ऑफ द एटम N2 स्टेट में ग्रेटर हो बनिस्बत N1 के, और उसके ऊपर आप इंसिडेंट लाइट फॉल करें और ये लाइट इन एक्साइटेड एटम को परटर्ब करे, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर वापस आए, आपको आउटपुट में फोटॉन की तादाद एम्पलीफाई होते नजर आए, 1 से 2 फोटॉन, और ये प्रोसेस आप किसी क्लोज ट्यूब, किसी सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर कर लेंगे, और उस ट्यूब के एंड पॉइंट पे लेट्स सपोज ये ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक एटॉमिक सिस्टम ले लिया लेजर एक्शन लेने के लिए, सैंपल ले लिया जो कि एक्टिव मीडियम के तौर पे यूटिलाइज होता है। ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, और सामने मिरर है, एक परफेक्ट रिफ्लेक्टेड मिरर है, और दूसरे एंड पे सिलिंड्रिकल ट्यूब के दूसरे एंड पे पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर है। तो जब स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हो रहा होगा
जैसे यहाँ पर दो फोटॉन प्रोड्यूस हुए, ये दो फोटॉन सामने मिरर पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, और N2 में E2 स्टेट में एक्साइटेड एटम की पॉपुलेशन ऑलरेडी ग्रेटर है, तो ये दो फोटॉन मजीद दो इलेक्ट्रॉनों को डी एक्साइट करवाएंगे। तो इस तरह हमारे पास 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरह एम्प्लीफिकेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन का, जिससे हम क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये ऑर्डिनरी एटम जो है, आम एलिमेंट जो है, वो भी लेजर एक्शन अचीव कर सकते हैं, उनमें भी स्टिमुलेटेड एमिशन होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक्चर का, कि सबसे पहले प्री रिक्विजिट स्टडी की जाती है कि स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव करने के लिए जो हमने एक्साइटेड स्टेट में एटमों की तादाद को इंक्रीज करना है, तो क्या इसका लाइफ टाइम, ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन में इलेक्ट्रॉनों का लाइफ टाइम था, इतना ही होगा? ऐसा नहीं होगा। There are two basic conditions in order to achieve the laser action. पहली कंडीशन ये है achievement of metastable state, और दूसरी कंडीशन ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट ये है कि ये एक एक्साइटेड स्टेट ही होती है, लेकिन इसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से 10 पावर 5 टाइम ग्रेटर होता है। यानी नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10 पावर -8 सेकेंड। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, एटॉमिक सिस्टम ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक एक्साइटेड स्टेट ऐसी भी है कि जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से ग्रेटर होगा, और वो मैग्नीट्यूड पे होता है 10 पावर -3 सेकेंड। अब -3 और -8 की रेशियो ले तो फर्क कितना बनता है? 10 पावर +5, यानी एक के आगे 5 जीरो। तो इट मीन मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से 10 पावर 5 टाइम ग्रेटर है, 10,000 100,000 टाइम ग्रेटर है। तो a state in which the lifetime of an electron is almost equal to 10 power -3 second is called metastable state. It means stimulated emission के process को achieve करने के लिए हमें metastable state चाहिए। आम एटम या आम एलिमेंट के अंदर ये स्टेट नहीं होती है। सबसे पहले जो एलिमेंट होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन को देखा जाता है, उसकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को देखा जाता है। तो ऐसी एक्साइटेड स्टेट जिसका जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से ग्रेटर हो, मेटास्टेबल स्टेट होती है। यहां पर हम क्या करते हैं कि एटमों की पॉपुलेशन को इंक्रीज करवा सकते हैं। मैंने कहा ना कि N1 में नॉर्मल पॉपुलेशन ये है कि N1 इज ग्रेटर देन N2, यानी मोस्ट ऑफ द एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो N1 ग्रेटर है। अब सेकंड कंडीशन ये पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन का लफ्ज है टू इन्वर्ट, इन्वर्ट करना, यानी इस पॉपुलेशन को 180 डिग्री रिवर्स करना। आमतौर पे ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट N2 से ग्रेटर होती है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है कि N2 में तादाद जो है N1 की निस्बत ग्रेटर कर दो, बढ़ा दो। अब अगर एक्साइटेड स्टेट में एटम की तादाद ग्राउंड स्टेट की निस्बत ज्यादा हो जाए, तो अब आप क्या कर सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट के एटम्स को थ्रू इंसिडेंट लाइट, थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, यूटिलाइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स डी एक्साइट करवा सकते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो इस तरह आपको क्या चीज मिल जाएगी? स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस मिल जाएगा। तो दीज आर द टू नेसेसरी कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव लेजर एक्शन, मेटास्टेबल स्टेट एंड देन पॉपुलेशन इन्वर्जन। मेटास्टेबल स्टेट को मैंने बता दिया कि ये प्री रिक्विजिट होती है, ये तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट है जिनके अंदर मेटास्टेबल स्टेट पाई जाती है। इट मीन लेजर एक्शन तमाम एलिमेंट से अचीव नहीं होगा, सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड एलिमेंट से होगा जहां मेटास्टेबल स्टेट होगी। और अगर मेटास्टेबल स्टेट अचीव होगी तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होगी, इसकी कंडीशन ये है कि एक्साइटेड स्टेट N2 में एटम्स की पॉपुलेशन का ग्राउंड स्टेट की निस्बत इंक्रीज हो जाना, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा देना। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 देन वी कैन अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इस तरह फिर क्या होगा कि लाइट जो है वो N2 स्टेट से N1 स्टेट में, एटम जो है N2 स्टेट से N1 में या E2 स्टेट में E1 में थ्रू इंसिडेंट लाइट, थ्रू यूटिलाइजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स
उसको क्या किया जा सकता है, स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो ये जो फोटॉन यूज हो रहा है इसे कहते हैं स्टिमुलेटिंग फोटॉन। ये स्टिमुलेट करता है, डी एक्साइट करता है और लाइट की एम्प्लीफिकेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये डियर स्टूडेंट कुछ प्रोसेस थे जो कंप्लीट लेजर एक्शन में यूटिलाइज होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट लेजर एक्शन अचीव करेंगे कि कैसे होगा और लेजर लाइट जो है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। सी यू